इस चैनल पे आप सबों का फिर से स्वागत है दोस्तों। आज एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे और वो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी या भूगोल जिसे कहते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट का एप्लीकेशन है। तो वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो जैसे साइंस का इसमें अंश आता है, एंथ्रोपोलॉजी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट का ये मिश्रण है। तो और दूसरा इंटरेस्टिंग के साथ ये कठिन भी बन जाता है क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट हैं तो उनका भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी होता है, खास करके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, कुछ मामलों में इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट। तो ये इंटरेस्टिंग भी बनाता है और कठिन भी बनाता है। तो हम लोग उस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे जिससे ये आपको आसानी से याद हो। याद करना जब कह रहे हैं तो यहाँ पे रटना नहीं है बल्कि समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है और यही हमारा प्रयास होगा। तो आज का जो चैप्टर है हमारा वह है सोलर सिस्टम, जिसे सौर मंडल भी कहते हैं। तो सोलर सिस्टम के बारे में आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं। इसमें क्या होता है, तो मुख्य रूप से आप तो जानते हैं कि सूर्य होते हैं, सूर्य है उसके केंद्र में और अलग अलग ग्रह जो है सो वो उसकी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो इस सौर मंडल में अन्य भी सदस्य आते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, तो सबसे लास्ट में इसको देखेंगे। जब पूरी चर्चा हो जाएगी, डिस्कशन हो जाएगा, तो आपको खुद ब खुद वो समझ में आ जाएगा कि सौर मंडल के सदस्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने जाना कि जो केंद्र में है वो सूर्य है और सूर्य की परिक्रमा अलग अलग खगोलीय पिंड करते हैं जिन्हें ग्रह कहा जाता है। तो वो ग्रह कौन कौन से हैं, तो वर्तमान में 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे, लेकिन प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर देने के बाद अब ग्रहों की संख्या 8 रह गई है। तो इन ग्रहों के क्रम को याद करना जरूरी है। सूर्य से दूरी है के अनुसार ग्रहों के क्रम को याद करना जरूरी है क्योंकि इसी क्रम के अनुसार इनके जो अलग अलग गुण है उनको मिलाकर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आप ये क्रम जब याद हो जाएगा तो आप खुद ब खुद उन कैरेक्टर से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे ऑटोमेटिकली वो आसान बन जाएगा। तो याद कैसे करेंगे, अगर हिंदी में याद करना चाहते हैं तो दिनों के नाम से याद कर सकते हैं। आप बुधवार से शुरू करें दिन को और एक एक दिन छोड़ते हुए आप आगे बढ़ते जाएं। एक दिन को छोड़ दें, उसके बाद आगे बढ़े, वही ग्रहों का क्रम है। तो बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद रविवार आता है, रविवार को यहाँ पृथ्वी मान ले, उसके बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, फिर शनि, और बाद के जो 2 ग्रह हैं वो है अरुण और वरुण। वो दोनों एक से मिलते जुलते हैं, उनके नाम। इंग्लिश में याद करना चाहते हैं तो कई बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट। अब इस सेंटेंस में हर एक वर्ड का पहला जो लेटर है वो अलग अलग ग्रहों के नाम उसी से शुरू होते हैं। जैसे बुध को इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है, यहाँ पर माई में एम से मरकरी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब हम इनके गुण के बारे में आते हैं। तो दोस्तों, शुरू के जो 4 ग्रह हैं इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है और इन 4 ग्रहों पर सबसे ज्यादा पृथ्वी का प्रभाव होता है, इसीलिए इन्हें पृथ्वीय ग्रह भी कहा जाता है। एक और नाम से इन्हें जाना जाता है और वो है पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह क्यों कहा जाता है, तो ये आकार में छोटे होते हैं। आकार में छोटे, ये बाहर वाले जो 4 ग्रह हैं उनकी अपेक्षा इनका जो आकार है वो छोटा होता है, उस कारण से इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। तो शुरू के 4 ग्रह आंतरिक ग्रह और बाहर के 4 ग्रह जो हैं बाह्य ग्रह कहा जाता है। अब बाहर के जो बाह्य ग्रह हैं इन पर सबसे ज्यादा प्रभावशाली स्थिति में बृहस्पति है, उन्हीं के नाम पर इन्हें बृहस्पतीय ग्रह भी कहा जाता है। और एक और नाम है इनका जोवियन ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आते हैं शुरू के जो 4 ग्रह हैं या आंतरिक जो ग्रह हैं ये क्या है, तो ठोस अवस्था में है, और बाहर के जो 4 ग्रह हैं ये गैसीय अवस्था में है। तो ठोस अवस्था में होने की वजह से इनका घनत्व ज्यादा होता है। घनत्व ज्यादा होने से मतलब होता है कि वो ज्यादा भारी हैं। भारी ज्यादा किसके हैं, तो इन ग्रहों की अपेक्षा ये भारी ग्रह हैं।
तो वही घनत्व का इनका जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि सबसे ज्यादा पृथ्वी का घनत्व है और सबसे कम जो घनत्व है वो शनि का घनत्व है। अब इस क्रम को याद कर लेने के बाद आपको जो है सो अन्य कैरेक्टर को आप उस तरीके से जान सकते हैं। अब दूरी, अवधि और परिक्रमण वेग। यहाँ पे अवधि कहने का मतलब है कि सूर्य की परिक्रमा अलग अलग ग्रह जो करते हैं तो एक पूरा चक्कर लगाने में अलग अलग ग्रहों को जो समय लगता है उसी को अवधि कहते हैं। परिक्रमण वेग, जब ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो जिस गति से ये परिक्रमा करते हैं उसी गति को परिक्रमण वेग कहा जाता है। तो तीनों जो है एक ही क्रम में बढ़ते हैं, अर्थात शुरू से बुध से लेकर वरुण तक इनकी बढ़ती जाती है, दूरी भी बढ़ती जाती है, अवधि भी बढ़ती जाती है और परिक्रमण वेग भी बढ़ता जाता है। अब हम आते हैं तापमान पे। तापमान का मतलब होता है हर एक ग्रहों का अपना औसत तापमान होता है। हर एक ग्रह का कोई अपना ऊष्मा का कोई स्रोत नहीं होता है, उन्हें सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी से उनका तापमान बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है कि जो ग्रह सूर्य से जितने ज्यादा नजदीक होगा उसका औसत तापमान उतना ही ज्यादा होगा। परंतु यहाँ पे शुक्र जो है वो सबसे ज्यादा गर्म है और यही एक अपवाद भी है और इसको याद रखिएगा कि शुक्र जो है सो वो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है और बाकी ग्रहों के क्रम उसी अनुसार से चलते हैं। जैसे शुक्र के बाद बुध, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस तरीके से इनका तापमान का क्रम बढ़ता जाता है। शुक्र का जो औसत तापमान है 475 डिग्री सेल्सियस है, सेंटीग्रेड है और वरुण का -228 है। अब पृथ्वी का औसत तापमान कितना है तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, कहीं कहीं 14 डिग्री सेंटीग्रेड भी आपको मिल जाएगा। तो 14 और 15 के बीच में आप मान सकते हैं। अब परिभ्रमण वेग। परिभ्रमण वेग क्या होता है? तो कोई भी ग्रह जब सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ वो अपने अक्ष पर भी इस तरीके से वो घूमते हैं। तो ये जो घूमने की गति होती है इसी को परिभ्रमण वेग कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो परिभ्रमण वेग है वो किसकी है? तो वो है बृहस्पति की। और सबसे कम परिभ्रमण वेग है वो है शुक्र की। अगले प्रॉपर्टी पे हम आते हैं कि ये ग्रह जब सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो उनकी दिशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो इधर से दूसरा ग्रह और इधर से दूसरा ग्रह अर्थात शुक्र और अरुण, इनके घूमने की जो दिशा है, परिक्रमा करने की जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर है। पूर्व से पश्चिम की ओर है अर्थात ऐसे घूमते हैं, अर्थात घड़ी के सुई की दिशा में घूमते हैं। और बाकी के जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, अर्थात इनके घूमने की जो दिशा है वो क्या है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो यही स्थिति है, इससे आप पूछा जा सकता है। तो इधर से दूसरा और इधर दूसरा, इन दोनों को याद करेंगे तो बाकी जो है सो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। इनकी जो है सो एंटी क्लॉकवाइज है। अब तापांतर पे हम आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो तापांतर किसको कहा जाता है? तो उच्चतम तापमान और न्यूनतम तापमान के बीच का जो अंतर होता है उसे तापांतर कहा जाता है। और सबसे ज्यादा तापांतर बुध ग्रह पे होता है क्योंकि वहां पे दिन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और रात में बहुत ज्यादा ठंड। तो इसी कारण से तापांतर सबसे ज्यादा बुध का होता है। अब अगला प्रॉपर्टी उपग्रह। उपग्रह किसको कहा जाता है? तो अलग अलग ग्रहों के जो चक्कर लगाते हैं खगोलीय पिंड, उन्हें उपग्रह कहा जाता है। अर्थात कोई भी जो ग्रह होगा, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? तो चंद्रमा लगाता है। तो चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का उपग्रह है। अब ये क्या है? तो प्राकृतिक रूप से बने हुए उपग्रह है या सैटेलाइट है। और हम कृत्रिम तरीके से भी सैटेलाइट बना के छोड़ा जाता है, तो उन सैटेलाइट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे प्राकृतिक उपग्रहों की बात हो रही है। तो शुरू के जो 2
ग्रह हैं इनके कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, मंगल के 2 उपग्रह हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या बृहस्पति की है, फिर उपग्रहों की संख्या इसी अनुसार से घटती जाती है, अर्थात बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और उसके बाद मंगल, मंगल के बाद पृथ्वी के उपग्रह एकमात्र और उसके बाद कोई उपग्रह नहीं। तो कुल उपग्रहों की संख्या 172 से 184 के बीच में मानी जाती है, क्योंकि बृहस्पति का 67 से 79 के बीच में उपग्रह हैं। अब हम आते हैं क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह क्या है? तो ये आप देखेंगे कि शुरू के 4 ग्रह अर्थात आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों के बीच में एक पट्टी होती है। उस पट्टी में कई खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह इसलिए कहा जाता है कि ग्रह होने की जो शर्तें होती है वो पूरी नहीं कर पाते हैं और इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है, ये इनमें टूट फूट होती रहती है। आप अर्थात कोई एक जो क्षुद्र ग्रह होता है वो उसमें टूट फूट होती है, टूटता है, तो टूटने से उनकी संख्या बढ़ जाती है और इसलिए ये क्षुद्र ग्रह है। इनकी स्थिति मंगल और बृहस्पति के बीच में है। अब हम आते हैं कि जिसे हम ग्रह कह रहे हैं, तो ग्रह होने की शर्तें कौन कौन से होती हैं? तो ग्रह होने की मुख्य रूप से 3 शर्तें हैं। वो 3 शर्तें कौन कौन सी हैं? तो पहला क्या है कि कोई भी जो ग्रह होगा वो सूर्य की परिक्रमा करेगा, पहली शर्त। तो प्लूटो जिसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया वो भी सूर्य की परिक्रमा करता था। दूसरी अस्थायित्व। अस्थायित्व का मतलब होता है कि कोई भी जो वस्तु है वो अलग अलग अणुओं से बना होता है, अणुओं से अलग अलग बना होता है और उस वस्तु के केंद्र में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है और यही इन अणुओं को बांध कर रखता है। इसी को अस्थायित्व, और ये जब तक बांध के जब ये रखेगा तो वो उसमें अस्थायित्व है, अर्थात टूट फूट नहीं होने चाहिए, तो इसी को अस्थायित्व कहा जाता है। अब यहीं पे एक सवाल आता है कि ग्रहों के आकार गोल क्यों होते हैं, तो उसका जवाब यहीं पे छुपा हुआ है। मान लीजिए कि अगर किसी वस्तु का आकार इस तरीके का हो तो उसके केंद्र पर जो है अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स जो काम करेगा वो इसका प्रभाव इस तरीके से होगा, इस तरीके से। अब एक सर्किल जो बनता है इसको केंद्र मानते हुए, इस सर्किल पे क्या है कि वो फोर्स जो है बराबर रूप से काम करेंगे। यहां तक तो ये बराबर रूप से काम करेंगे, लेकिन ये जो बाहर वाला हिस्सा है, यहाँ के जो अणु होंगे, इस पे जो है सो वो फोर्स कम काम करेगा, यहाँ जो केंद्र से लग रहा है। तो बाहर वाले जो हिस्सा है उसमें क्या होगी कि टूट फूट होगी, तो वो टूट फूट होके ये जो अवशेष बचेगा ये स्फेरिकल शेप में आएगा। तो इसी कारण से ग्रहों के जो आकार हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं, गोलाकार शेप में होते हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से गोलाकार नहीं होते हैं, बल्कि कुछ इस तरीके से है, एलिप्टिकल इनका आकार होता है। तो ये दूसरी शर्त हुई, यह शर्त भी प्लूटो पूरी करता था। और तीसरा जो शर्त है वो है कि पर्याप्त होना चाहिए, क्या? तो ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो वस्तु है वह दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, इसी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रहों के बारे में कहा गया है कि तीसरी जो शर्त है कि वो अन्य जो खगोलीय पिंड उसके आसपास में जो आते हैं उसको या तो अपने में मिला ले या उसको अपना उपग्रह बना ले। मान लीजिए कि पृथ्वी यहाँ पे है, तो इसके आसपास में मान लीजिए कि जो भी खगोलीय पिंड होंगे, इन खगोलीय पिंडों को क्या करना चाहिए? तो पृथ्वी इसको आकर्षित करके अपने में मिला ले, वो वस्तु पृथ्वी पे गिर जाएगी इस तरीके से,
और अगर वो नहीं गिरती हैं तब क्या होगा कि वो उसका चक्कर लगाना शुरू कर दे, अर्थात ये पृथ्वी का उपग्रह बन जाए। तो ये शर्त होती है। अब प्लूटो इसी शर्त को पूरा नहीं कर पाता था, तो इसी शर्त को पूरा नहीं कर पाने की वजह से प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ और भी समस्या थी प्लूटो के साथ में। प्लूटो के साथ क्या थी कि अलग अलग जो ग्रह हैं, ये मान लीजिए कि सूर्य है तो अलग अलग ग्रहों की जो परिक्रमा होती है इस तरीके से होती है। तो ये जो वरुण का जो पथ है, परिक्रमा का पथ है, उसको प्लूटो काटता था, इंटरसेक्ट करता था। ये भी एक समस्या थी। और एक और जो समस्या थी कि उसका पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, तो उसका आकार उस चंद्रमा से भी कम था। एक और समस्या थी कि अन्य जो ग्रह हैं उनका कुछ इस तरीके से, एक मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल पथ में अगर वो परिक्रमा कर रहे हैं, इस प्लेन में अगर रोटेट कर रहे हैं अलग अलग ग्रह, तो इस तरीके से ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल पथ में अगर घूम रहे हैं, तो प्लूटो की जो थी उसका कुछ पथ इस तरीके से झुका हुआ था, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके वो घूम रहा था। तो ये सारी समस्याएं प्लूटो के साथ थी। तो इसी वजह से 2006 में चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल एजेंसी, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन, इसकी बैठक हुई और वहां पे अलग अलग देशों के वैज्ञानिक जुटे बहुत ज्यादा संख्या में, और उन्होंने प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर करने का निर्णय लिया। ऐसा नहीं है कि प्लूटो नष्ट हो गया, वो अभी भी मौजूद है सौर मंडल में, परंतु वह ग्रह नहीं है। तो यही बात होती है, होने के कारण प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी के से बाहर किया गया। अब इसी तरीके से जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, उन्हें भी क्षुद्र ग्रह इसी कारण से कहा जाता है कि वो ग्रह होने की वो शर्तें पूरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनमें अस्थायित्व नहीं है। आंतरिक जो आकर्षण बल होता है वो क्षुद्र ग्रहों में पर्याप्त नहीं है, वो टूट फूट होती रहती है। तो इसीलिए उन्हें ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। एक जो जानने की बात है कि एक जो क्षुद्र ग्रह है उसका नाम है 316201। तो इसका नामकरण वर्तमान में मलाला यूसुफजई के नाम पे किया गया है। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की एक नोबेल लॉरिएट है जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो उन्हीं के नाम पे इस क्षुद्र ग्रह का नामकरण किया गया है। अब एक और है फोरवेस्टा। फोरवेस्टा नाम का एक क्षुद्र ग्रह है, उसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो नंगी आंखों से जहां तक देखे जाने की बात है, तो आंतरिक जो ग्रह हैं चारों, शुरू के जो 4 ग्रह हैं उन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बाह्य ग्रह जो हैं उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, उन्हें टेलीस्कोप या दूरबीन की सहायता से ही देखा जा सकता है। अब हम आते हैं पुच्छल तारा। पुच्छल तारा क्या होते हैं? तो ये भी एक खगोलीय पिंड होते हैं और ये सूर्य से काफी दूरी पे स्थित होते हैं, और ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु परिक्रमा का जो पथ होता है वो बहुत ही अनियमित होता है, और सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी होने के कारण इनका जो बाहरी आवरण होता है वो बर्फ अवस्था में होता है, और इनकी जो बनावट होती है वो होती है कुछ इस तरीके की कि एक शुरू में कोई ठोस पदार्थ होता है केंद्र में, जिसे कि नाभि कहा जाता है। इसके चारों तरफ एक और आवरण होता है जिसे कोमा कहा जाता है। ये किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं धूल से, बर्फ से, हिमानी से। और इसके अतिरिक्त इस कोमा के बाहर भी एक आवरण होता है, और ये आवरण को पूंछ कहा जाता है। पूंछ क्यों कहा जाता है? कि ये परिक्रमा करते रहते हैं सूर्य की, तो कई बार, और इनका घूमने का जो एक निश्चित पथ नहीं होता है, अनियमित पथ होता है। तो जब सूर्य के नजदीक जब ये आते हैं तो तापमान बढ़ जाता है।
तो बढ़ने की वजह से बाहर का जो हिस्सा है ये पिघलने लगता है और एक धुआं सा निकलता है। वो धुआं क्या है? तो गैस है। अब ये तो गति की अवस्था में है। कोई भी वस्तु जब गति की अवस्था में आगे बढ़ेगा तो इससे जो धुआं निकलेगा वो पीछे छूटता चला जाएगा और वो क्या है, एक पूंछ का शक्ल लेता जाएगा, एक रास्ता बन जाएगा। इससे ही पूंछ कहा जाता है। जैसे आसमान में आपने देखा होगा, जिसे कई बार रॉकेट के नाम से जाना जाता है। रॉकेट जब जाता है तो उससे धुआं निकलता है और वो एक धुएं का रास्ता बनता जाता है। तो उसी की बात हो रही है। इसे पूंछ कहा जाता है और इसी के नाम पे इन्हें पुच्छल तारा कहा जाता है। तो नाभि, कौमा और पूंछ, ये इनकी संरचना होती है। अब एक हम आते हैं हैली। हैली नाम का भी एक तारा है और ये सूर्य की परिक्रमा 76 वर्षों में पूरी करता है। इसी कारण से अगर किसी एक जगह पे एक जगह पे ये 76 वर्ष के बाद होकर गुजरता है, उस जगह से दोबारा वो 76 वर्षों के बाद आएगा। तो ऐसा ही एक तारा है हैली। और पिछली बार यह पृथ्वी पर 1986 ईस्वी में दिखलाई पड़ा था। अब अगली बार जो दिखलाई पड़ेगा 86 से 76 वर्ष बाद, अर्थात 2062 में ये अगली बार दिखलाई पड़ेगा। अब हम आते हैं उल्का पिंड के बारे में। उल्का पिंड क्या होते हैं? तो ये भी एक खगोलीय पिंड होते हैं जिनके आकार छोटे होते हैं। इनकी क्या विशेषता होती है कि जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी में मौजूद कण से इनका घर्षण होता है। उस घर्षण के फलस्वरूप एक ऊष्मा जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है। उसकी वजह से वो जलने लगते हैं। तो वो जब जलने लगते हैं तो वही चमकता हुआ नजर आता है। और वैसे पिंड जब गिरते हैं तो उन्हें ही आम बोलचाल की भाषा में टूटता हुआ तारा कहा जाता है, जिसके बारे में आम धारणा ये है कि टूटते तारे को देखकर कोई मन्नत मांगी जाए तो वो पूरी हो जाती है। तो वो टूटता हुआ तारा जिन्हें आप कहते हैं वो कुछ नहीं बल्कि वो उल्का पिंड है। और उल्का पिंड जब पृथ्वी पर जब गिर जाता है तो क्या होता है, जब वो पूरा, पहले तो वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे तो एक आग सा लगेगा, बाहर का आवरण जल जाएगा और जो अवशेष के रूप में जो बचेगा जो हिस्सा, वो पृथ्वी पर गिर जाता है। और कई बार इनके आकार बहुत बड़े भी होते हैं। तो वो बड़े आकार के होने की वजह से पृथ्वी पर जब गिरेंगे तो पृथ्वी पर एक गड्ढा बन जाता है और उस गड्ढे में अगर पानी भर जाए अस्थायी रूप से तो वो एक झील का रूप ले लेता है। और महाराष्ट्र में एक झील है, लोनार झील, तो वो इसी तरीके से बना हुआ है। अर्थात उल्का पिंड गिरने की वजह से एक गड्ढा बना और उस गड्ढे में पानी भर जाने की वजह से वो झील का रूप ले लिया। तो अब हम आते हैं कि सौर मंडल। तो सौर मंडल के सदस्य में कौन कौन आते हैं? तो सौर मंडल के जो सदस्य हैं, सबसे पहला जो प्रमुख सदस्य है वो है सूर्य। उसके बाद उसके सूर्य को चक्कर लगाने वाले अलग अलग ग्रह, ग्रहों के चक्कर लगाने वाले उपग्रह, उसके बाद क्षुद्र ग्रह, उसके बाद उल्का पिंड, पुच्छल तारे, ये सारे जो हैं सौर मंडल परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो अगर कहीं प्रश्न पूछा जाए कि सौर मंडल के सदस्य में कौन कौन नहीं आते, तो जिन सदस्यों का हमने नाम लिया वही इसमें आएंगे। इसके अतिरिक्त अगर कुछ दिया हुआ हो तो वो नहीं आएंगे। अर्थात सूर्य के ग्रह अलग अलग, ग्रहों के उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे और उल्का पिंड, ये सारे सौर मंडल के परिवार में आते हैं और इसे ही सोलर सिस्टम कहा जाता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको सोलर सिस्टम समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर बजा दें। साथ में इस चैनल को बढ़ाने में आप मदद करें और इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।